देखिए ऑक्सीजन का आपका हो जाता है O2 और ऑक्सीजन एक प्रकार का क्या है तत्व है, ऑक्सीजन एक प्रकार का क्या है तत्व। नाइट्रोजन के यहाँ पे हमने देखा नाइट्रोजन क्या हो जाता है N2, हाइड्रोजन क्या हो जाता है H2। तीनों आपके समझ में आए हुए। ऑक्सीजन कहते हैं O2, नाइट्रोजन को N2, हाइड्रोजन का H2। इसके बाद से देखेंगे ओजोन, ओजोन लेयर अगर होते हैं उसको कहते हैं O3 कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? O3। ओजोन लेयर क्या कहते हैं? O3। मतलब O के अगर 2 परमाणु है तो उसको बोलेंगे हम ऑक्सीजन, लेकिन O के जैसे ही 3 परमाणु हो जाएंगे क्या कहेंगे? ओजोन। ओजोन जो होती है, जो हमारी सन है, तो सन की जो रेज आती है, पराबैंगनी किरणें आती है सन की, पराबैंगनी किरणें जो कि हमको नुकसान पहुंचा सकती है हमारे शरीर को। तो जो ओजोन लेयर होती है इन पराबैंगनी किरणों को परावर्तित कर देती है और सूर्य के पास भेज देती है परावर्तित करके, जो कि हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं। अगर ओजोन लेयर ना हो तो हमको कैंसर जैसी बीमारियां देखने को मिले। तो ओजोन जो लेयर है तो O3 इसका मतलब सूत्र है। ओजोन लेयर को नापते कहे में है तो नापते हैं डाबसन इकाई से। कैसे नापते हैं? डाबसन इकाई से। कैसे नापते हैं? डाबसन इकाई से ओजोन परत को नापने का काम करते हैं। इसके बाद से देखा ओजोन दिवस कब मनाते हैं हम? ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को। कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। 14 सितंबर क्या मनाते हैं? वो मनाते हैं हिंदी दिवस। इसके बाद से मैंने पूछा आपसे 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके बाद चलते हैं तो हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का आपका हो जाता है CO2। अब देखना यहाँ पे डाई का मतलब होता है 2, डाई का मतलब होता है 2, ऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु बता रहा है यहाँ पे? 2। कार्बन का मतलब कार्बन, तो CO2 मीन्स हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने हो जाएंगे आपके? कार्बन मोनोऑक्साइड में आपके CO हो जाएगा खाली, CO। सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अब यहाँ बात समझना आप। देखो डाई का मतलब, यहाँ पे डाई का मतलब कितना हो गया? 2। ऑक्साइड का मतलब हो गया O, मतलब O के कितने परमाणु बता रहा है? O के बता रहा है 2 परमाणु। कितने? 2। सल्फर का मतलब हो गया S, तो SO2 हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड जो है आपकी तो अम्लीय वर्षा का कारण है, और जो ताजमहल को नुकसान पहुंचाने वाली गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, तो ताजमहल को नुकसान पहुंचाने वाली एक प्रकार की गैस भी सल्फर डाइऑक्साइड को माना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। देखो हम जो ऑक्सीजन सांस लेते हैं तो सांस लेने में क्या करते हैं? O2 का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? O2 का। O2 मीन्स ऑक्सीजन का यूज करते हैं। लेकिन जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो क्या यूज करते हैं? CO2 का। क्या यूज करते हैं? CO2 का। लेकिन पेड़ जब सांस लेते हैं तो क्या यूज करते हैं? CO2 का। और जब सांस छोड़ते हैं तो क्या लेते हैं? O2 का। मतलब बुरी चीज़ें हमसे, देखो पेड़ ले रहे हैं हमको अच्छी चीज़ दे रहे हैं। जो संत होते हैं ना ऐसा ही लेते हैं, मतलब आपको अच्छी चीज़ें देंगे, आपको उनको गालियाँ दे कुछ दे, लेकिन आपको अच्छी चीज़ें देंगे। इसीलिए कहते हैं पेड़ मत काटिए। देखो CO2 इन्होंने लिया, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि जहरीली गैस है लेते हैं, लेकिन हमको एक प्योर गैस ऑक्सीजन हमको देते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, समझिए इसको। इसके बाद से देखते हैं 6 के बाद से 7 नंबर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा? NO2। देखते हैं। देखो डाई का मतलब होता है 2, ऑक्साइड का मतलब होता है O, तो ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन कितने अणु बता रहा है यहाँ पे? 2, तो क्या हो जाएगा? O2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? O2 हो जाएगा। नाइट्रोजन का मतलब N, तो क्या हो जाएगा? NO2 मतलब हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके बाद से देखेंगे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं NO। क्या बोलते हैं? NO। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड क्या बोलते हैं? N2O। क्या बोलते हैं? N2O। अगर देखो यहाँ पे N2O कर देते हैं ना यहाँ पे हम, तो गलत हो जाता है, NO2 है ना। मतलब ऑक्सीजन किसमें बता रहा है? 2 परमाणु, ना कि नाइट्रोजन के, है ना। यहाँ पे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड कह रहा है। डाई नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन के 2 अणु बता रहा है, तो नाइट्रोजन के 2 अणु तो क्या हो जाएगा? N2O। लाफिंग गैस भी इसे कहते हैं, मतलब ये गैस छोड़ दी जाए तो आदमी हंसने लगता है, लाफिंग गैस इसे बोलते हैं। क्लोरीन का हो जाता है आपका Cl2। क्लोरीन का क्या हो जाता है? Cl2। क्लोरीन काम क्या होता है? जो पानी होता है आपका साफ करने का काम करती है क्लोरीन। इसके बाद से देखते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड का हो जाता है HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या होता है? HCl। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड, मजबूत अम्ल है एक प्रकार का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कहाँ पे पाया जाता है भाई? तो हमारे अमाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है HCl? हमारे अमाशय में। अभी आपको अमाशय ना पता होगा तो जीव विज्ञान की जब मैं क्लासेज अगर लूँगा तो उसमें आपको एक एक चीज़ें पता हो जाएंगी। अमोनिया होती है आपकी NH3। अमोनिया होती है आपकी NH3। हैबर विधि से अमोनिया बनाई जाती है। NH3 इसका सूत्र होता है, इसका फार्मूला होता है। इसके बाद से अगर देखें अमोनिया होती क्या है, तो जब हम अपना शरीर से मलमूत्र इत्यादि का त्याग करते हैं, तो उसमें हमारी अमोनिया शरीर से बाहर निकलती है। कुछ जानवरों की भी निकलती है अमोनिया बाहर, है ना। अमोनिया हो जाएगा NH3। हमारे साथ यूरिया निकलती है, अमोनिया मतलब अमोनिया कुछ जानवरों में निकलती है। अम्ल देखेंगे यहाँ पे, तो अम्ल में आएंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हो गया। अभी मैंने बताया था आप कहाँ पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 कहाँ पाया जाता है? बैटरी में पाया जाता है। इसका pH मान होता है 1, क्योंकि बैटरी भाई मोबाइल में कितनी डाली जाती है? 1, तो H2SO4 हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद से नाइट्रिक एसिड में HNO3 हो गया। नाइट्रिक एसिड HNO3। फास्फोरिक एसिड H3PO4।
कार्बोनिक एसिड हो गया आपका H2CO3, कार्बोनिक एसिड H2CO3। देखो CO3 मतलब CO3 का मतलब होगा कार्बोनिक एसिड मतलब H2। देखो एक बात हमने यहाँ पे देखी कि जितने भी अम्ल हैं इनमें हमको H मिला, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड HNO3, फास्फोरिक एसिड H3PO4, इसके बाद से कार्बोनिक एसिड H2CO3। आप इसका नोट डाउन करते चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद से देखते हैं क्षार, इसके बाद से देखते हैं क्षार। तो क्षार में देखा हमने तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो गया, NaOH। इसके बाद से देखा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखा तो CaOH2 हो गया। देखो कैल्शियम का क्या हो गया Ca, हाइड्रोक्साइड का क्या हो गया OH2, क्या हो गया OH2। इसका सूत्र क्या होता है बुझा चूर्णक, क्या सूत्र होता है बुझा चूर्णक। बुझा चूर्णक क्या बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH2। इसके बाद से देखते हैं लवण। तो लवण में आ गया सोडियम क्लोराइड NaCl, जो आपका टेबल साल्ट जो हम खाया करते हैं ना, नमक, टेबल साल्ट का मतलब जो हम नमक खाते हैं, जो नमक खाते हैं उसको बोलते हैं NaCl। नमक का सूत्र क्या होता है NaCl मतलब सोडियम, Na का मतलब सोडियम और Cl का मतलब क्लोराइड। क्लोराइड का पढ़ा था ना Cl2, क्लोरीन का पढ़ा था Cl2, क्लोराइड का क्या होगा Cl हो जाएगा। कार्बोनेट सोडियम का हो जाएगा Na2CO3, कार्बोनेट सोडियम क्या हो जाएगा Na2CO3। इसके बाद से देखिए इसके बाद से देखते हैं इसके बाद से देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट मतलब हो गया CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3। कैल्शियम सल्फेट हो गया आपका CaSO4 मतलब CaSO4 हो गया। अमोनियम सल्फेट हो गया आपका NH4 NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4 है ना, NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4। नाइट्रेट पोटेशियम का आपको हो जाएगा KNO3, नाइट्रेट पोटेशियम का आपको हो जाएगा KNO3। इसके बाद से देखते हैं, इसके बाद से आपका आता है व्यावसायिक नाम IUPAC नाम अणुसूत्र। चाक कैल्शियम कार्बोनेट का हो जाता है CaCO3। अंगूर का रस का आपका ग्लूकोज का हो जाता है C6H12O6। देखो अंगूर का सत है या फिर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज को क्या बोलते हैं C6H12O6, C6H12O6 जरूर याद रखिए, ग्लूकोज को क्या कहते हैं C6H12O6। इसमें जो कार्बन है ना, कार्बन टूट के हमको एनर्जी देता है, इसलिए ग्लूकोज हमको नुकसानदायक होता है, इसलिए हमको शक्कर चीनी जो होती है नुकसानदायक होती है। एल्कोहल एथिल एल्कोहल हो गया, ये फिर एल्कोहल हो गया तो C2H5OH हो गया, C2H5OH। इसके बाद से आप देखते हैं, इसके बाद से आपका कास्टिक पोटास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हो जाता है KOH, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट का हो जाता है NaCl तो आपका नमक का हो जाता है, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट का हो जाता है NaHCO3। चूना कैल्शियम ऑक्साइड का हो जाता है आपका CaO, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट का आपका हो जाता है CaSO4 इंटू 2H2O। TNT या फिर ट्राई नाइट्रोटालिन का हो जाता है C6H2CH3 इंटू NH2 का होल ट्वाइस में अंतर होल ट्वाइस हो जाएगा। तो होने का सोडा सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा Na2CO3। नीला तोता कापल सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O हो जाता है आपका। इसका से देखें नौसादर अमोनियम क्लोराइड का हो जाता है NH4Cl। फिटकरी का हो जाता है आपका पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, तो क्या हो जाता है K2SO4 Al2 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा Ca ब्रैकेट अंदर OH का होल ट्वाइस। मंड स्टार्च का हो जाता है आपका C6H1005। इसके बाद से लाफिंग गैस का हो जाता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, पहले हमने पढ़ा था लाफिंग गैस। लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट का हो जाता है KMnO4, लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट। लाल सिंदूर का हो जाता है लेड पर ऑक्साइड Pb3O4। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सोडा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। सिरका एसिटिक एसिड तनुघोल HCl मजबूत अम्ल होता है, तो सिरका में क्या होता है सबसे कम, इसमें जो H+ आयन देगा ये है ना, सबसे कम H+ आयन देगा सिरका। CH3COOH। सुहागा या फिर बोरेक्स को बोलते हैं Na2B4O7 इंटू 10H2O। स्प्रिट मेथिल एल्कोहल को बोलते हैं CH3OH। स्लेट सिल्का एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बोलते हैं Al2O3 2SiO2 इंटू 2H2O। हरा कसीस को बोलते हैं फेरिक सल्फेट Fe2SO4 का होल थ्राइस। अब आते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। धातु या मधातु। धातु किसे कहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन दाता होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देता है। अब भाई जिसके पास देखो धातु मतलब होता है, इसका हम ज़्यादातर यूज करते हैं, और धातु जो होती है इनमें तन्यता होती है, विद्युत की जो ऊष्मा की सुचालक होती है। देखो विद्युत में प्लस माइनस होता है, तो माइनस जो होता है इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा विद्युत हीट हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन भगा दिया जाता है। जैसे वो हमने पढ़ा था वहाँ पे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के पहले पढ़ा था प्लाज्मा वाला पार्ट। तो प्लाज्मा में क्या किया जाता है कि किसी मतलब धातु के या फिर किसी पदार्थ को इतना गर्म किया जाता है, उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बाहर भाग जाते हैं, और इसके बाद से फिर वो माइनस प्लस आपस में टकराते हैं, इससे प्लाज्मा का निर्माण होता है।
इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं धातु। धातु ऑक्साइड प्रकृति क्षारीय होती है इनकी। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। ये विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सबसे अच्छी ऊष्मा की सुचालक कौन होती है? तो आपका चांदी हो जाता है। सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन होता है? चांदी। धातु में तन्यता होती है और इसमें तननशील आघातवर्ध होता है, जैसे सोना, गोल्ड। धातु सबसे अच्छी विद्युत और ऊष्मा की सुचालक चांदी। देखो वही चीज आ गई कि धातु की सबसे अच्छी विद्युत और ऊष्मा की सुचालक क्या होगी? चांदी। सामान्यतः धातु कठोर होगी, पारा तरल होता है। अपवाद, अब भाई हर चीज का एक ना एक अपवाद होता है। तो सामान्यतः धातु कैसी होती है? कठोर। लेकिन पारा एक ऐसी धातु आ गई जो तरल होती है। या इसके बाद से आ गया आपका सोनोरोवास मतलब होता है आवाज़ उत्पन्न करती है। सॉरी यहाँ पता नहीं क्या लिखा है। हाँ, सोनोरोवास मतलब हो गया, सोनोरस है ना, सोनोरस मतलब हो गया आपका आवाज़ उत्पन्न करते हैं। अब इसके बाद से देखते हैं अधातु मतलब नॉन मेटल। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं इलेक्ट्रॉन। अधातु मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन देते हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। पूर्व कंडक्टर मतलब कुचालक होते हैं ऊष्मा और विद्युत की। अधातु जो होती है कि जो ऑक्साइड होती है, धातु की ऑक्साइड होती है, कैसी होती है? अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय। धातु ज़्यादा कठोर नहीं होती है। सबसे कठोर अधातु का क्या हो जाएगा? अपवाद हीरा। देखो धातु में पहले तो कहा ज़्यादा कठोर नहीं होते, इसके बाद से हीरा एक धातु आया, सबसे ज़्यादा कठोर धातु हो गया, और धातुओं से ज़्यादा भी कठोर होता है हीरा। धातु तननशील और नहीं है, मतलब तन्यता इनमें नहीं होती है, या फिर कह रहे इसको तननशील नहीं है और आघातवर्ध नहीं है। मतलब ना तो इनको पीटा जा सकता है, पीट के चादर बनाया जा सकता है, ना तो इनको पीट के लंबे तार के रूप में बनाया जा सकता है। धातुएं आवाज़ नहीं करती। धातुएं, अब जैसे मान लो धातुएं, सॉरी यहाँ पे अधातुएं आवाज़ नहीं उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे गलत लिखा है, अधातुएं आवाज़ नहीं करते हैं। देखो अधातुएं, जो मान लो मैंने सोना से लोहा को टकराया, धातु आवाज़ करेगी। लेकिन अगर कहीं मैंने चूने से चूने को टकरा दिया तो आवाज़ नहीं करेगी, या फिर करेगी तो बहुत कम करेगी। अब इसको ऐसे देखते हैं कोशिका। कोशिका जीवन की मूल संरचना है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कोशिका की संरचना एवं क्रियाकलापों का अध्ययन कहा जाता है, उसे कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी कहते हैं। इसके जो विशेषज्ञ होता है इसको साइटोलॉजिस्ट कहते हैं। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। संसार की सबसे छोटी कोशिका आपके होती है माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक जीवाणु की है। माइट्रोकांडिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, कोशिका, मिनी गाल्जी का, तारक का, लवक, अंतः प्रदव्य जालिका, केंद्रक आदि कोशिका के मुख्य भाग हैं। अब बताइए प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? और इसके बाद से आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? इसका देखते हैं माइट्रोकांडिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन विखंडन से ऊर्जा युक्त होती है, जो एटीपी के रूप में संचित की जाती है। एडिनो फास्फेट हो जाएगा आपका, एडिनो ट्राइफास्फेट। अब देखते हैं यहाँ पे जो माइट्रोकांडिया होती है, जो हम मतलब एनर्जी हमको मिलती है ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन कैसे मिलती है? जो ऑक्सीजन में हमारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन विखंडन से ऊर्जा, देखो ग्लूकोज जो लेते हैं तो ग्लूकोज का जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो देखो पढ़ा था ना ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 है ना। तो वहीं से सी हमारा जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटने लगता है। मतलब सी क्या टूटने लगता है? पूरा ग्लूकोज टूटने लगता है। पूरा ग्लूकोज मतलब C6H12 पूरा ग्लूकोज टूटने लगता है, टूट करके हमको एनर्जी देता है। एनर्जी हमको कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन भी एनर्जी देती है। माइट्रोकांडिया की को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। देखो कोशिका का पावर हाउस का है हमारे कहा जाता है इसको माइट्रोकांडिया को, क्योंकि माइट्रोकांडिया को, क्योंकि ये पावर देता है हमको, हमारे शरीर को टीपी देता है, ऊर्जा देता है मतलब पावर देता है। गाल्जी काय को बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। देखो वही चीज़ें आ गई हैं। गाल्जी काय ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइको प्रोटीन निर्माण का प्रमुख स्थल है, तो इसलिए प्रोटीन कहा जाता है। गाल्जी बॉडी प्रोटीन कहा जाता है इसको, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। गाल्जी काय को पौधों में डिक्टियोसोम कहा जाता है। गाल्जी काय को कोशिका अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। कोशिका अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सेल भी कहते हैं इसको, गाल्जी काय को जो, तो ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सेल कहते हैं। जो मतलब सेल में जो ट्रैफिक कंट्रोल करता है तो कौन करता है? गाल्जी काय। मतलब इधर से इधर लाइसोसोम ना चला जाए कहीं पे। डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है जो प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्र की संरचना बनाता है। डीएनए को डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल भी कहते हैं। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड या फिर अम्ल है ना। आरएनए को बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक